जी सर, अब नजर आ रही है। थोड़ा सा लैग आता है मुझे लगता है। अच्छा सो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस। ठीक है। अभी तक हमने रेस्ट 5 पहले बनाया, एक सिंपल सा रेस्ट प्रोसेसर, और बेसिकली बाकी रेस्ट प्रोसेसर्स का भी मिलता जुलता ही आर्किटेक्चर होता है। और उसके बाद हमने उसको पाइपलाइन किया, पाइपलाइन के हैजर्ड्स वगैरह निकाले। उसके बाद हमने उसकी मेमोरी को बड़ा करने की कोशिश की, और हमने कहा कि अच्छा इसके साथ तो एक कैश मेमोरी लगा देते हैं और पीछे बड़ी मेमोरी हो जाएगी। और फिर हमने उसी आइडिया को एक्सटेंड करके हमने कहा कि वाई नॉट हम डिस्क को एज अ रैम को एज अ कैश ऑफ डिस्क कर लें, और वर्चुअल मेमोरी सब सिस्टम हमने बना लिया। और उसका दूसरा फ़ायदा उसके साथ साथ हमने ये भी अचीव कर लिया कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक वक्त में अगर लोड करने हो, उनको चलाना हो, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले बेस एंड बाउंड स्कीम देखी, फिर हमने कहा कि अच्छा पेज मेमोरी सिस्टम बना लेते हैं, और इस तरह की हमने कुछ स्कीम देखी। अब जो हम करने जा रहे हैं टोटली नई चीज़ है, वो है कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस। कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस मेनली क्या चीज़ है, अभी तक हमने कुछ और अजम्पशंस जो की थी, अब हम उनको एड्रेस करने जा रहे हैं। सो उनमें से एक जो अजम्पशन थी कि हम सिर्फ ऐसे हमारा जो ALU था वो सिर्फ इंटीजर ऑपरेशंस कर रहा था। उसमें हमने सिंगल साइकिल में ज्यूम किया था कि ये अपना काम कर लेगा। प्रैक्टिकली हमारा जो ALU होता है, जो ज़्यादातर प्रोसेसर में, बल्कि आजकल तो इवन जो छोटे छोटे प्रोसेसर हैं, रेस्ट प्रोसेसर जो मोबाइल फ़ोन से लेकर जो डिफरेंट डिवाइसेस में लगे हुए हैं, उनमें भी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स जो है उनमें उससे जो फ़र्क आता है वो ये आता है कि नॉर्मल जो आपका कह लें कि इंटीजर यूनिट था, उसमें वो ज़रा सिंपलर होता है। उसमें आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है लेट से वो सिंगल साइकिल में हो सकती है। लेकिन जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है उसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सिंगल साइकिल में होना बड़ा मुश्किल है, और इसको आप मल्टीपल साइकिल्स पे फिर ये काम करते हैं। तो ये जो पहली चीज़ है वो ये कि हमारा जो सिस्टम है ना, उसके अंदर लॉन्ग लेटेंसी वाले और बास का पार्शली पाइपलाइन फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होते हैं। पार्शली पाइपलाइन में अगली स्लाइड में बताऊंगा कि क्या होता है। दूसरा ये है कि जो हमारा मेमोरी सिस्टम जो भी हमने अभी तक देखा है, जो पिछला लेक्चर था वर्चुअल मेमोरी, उसका जो एक्सेस टाइम है वो कांस्टेंट नहीं है। यानी कि हमारी अगर कैश हिट हो जाए, फर्स्ट लेवल कैश हिट हो जाए तो कुछ और डिले होगा, सेकंड लेवल कैश में जाके मिले तो एक और हो जाएगा, और अगर टोटली कैश मिस हो जाए तो एक और डिले पड़ेगा। तो ये जो मेमोरी सब सिस्टम है, इसका डिले जो है ना वो वेरिएबल है। तो इसको भी हम साथ हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्या क्या इसको हैंडल करने के तरीके। और फिर हमारे पास एक से ज़्यादा अरिथमेटिक और मेमोरी यूनिट्स भी हो सकते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करें। तो ये मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स पाइपलाइनिंग की यहाँ से आती है कि अगर इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करना हो तो उसको सपोर्ट करने से मसले क्या पैदा होंगे और उन मसलों का हल क्या है। तो हम 2-3 किस्म के हल पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। और पहले हम देखेंगे मसले पैदा क्या होते हैं जब ये चीज़ें आ जाए। ठीक है। सो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो होता है वो ज़्यादा कह लें कि सिंगल साइकिल क्यों नहीं होता, उसकी वजह ये है, आपने शायद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का किसी ने अगर आर्किटेक्चर देखा हो तो अमूमन उसमें हमारे पास कुछ बिट्स होती हैं एक्सपोनेंट की, और कुछ बिट्स होती हैं आई थिंक उसको मल्टेसा कहते हैं, राइट, इस तरह का। ठीक है, तो अब आपका जो पावर है वो कहते हैं दो नंबर्स की डिफरेंट हो सकती है। तो आप जनरली बाइनरी में काइंड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, और उसका एक हिस्सा जो है, यानी अगर मैं लिखूं हमेशा 1.01 इंटू 2⁻10, तो ये जो 10 है ये इधर चला जाएगा, और ये इस 1 क्योंकि ये हमेशा ही आना है, इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, और ये उठाकर इधर चला जाएगा। तो जो नंबर सेव हुआ है वो बड़ी सिंपल फॉर्म में नहीं है। अगर ऐसे दो नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है, एक में 2 की पावर 10 आ रही है, एक में 2 की पावर 20 आ रही है। ठीक है, तो अब
इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मुझे पहले बेस सेम करनी होगी, फिर पावर्स ऐड होगी और फिर ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगी। जबकि अगर इंटीजर होता तो वो सिंपली यही मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये जो पूरा काम करना है हमने, ये नॉर्मली एक साइकिल में करें तो वो बहुत लंबा साइकिल का टाइम बनेगा, और हम साइकिल का टाइम ही तो पाइपलाइनिंग की वजह से कम कर रहे थे, तो वो सारा गेन लूज हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको अमूमन पाइपलाइन करते हैं। तो आपके अक्सर मल्टीपल फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स होती है, एडर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई होता है, फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइड होता है, और बाज़ का जो इनमें से कुछ यूनिट होते हैं स्पेशली डिवाइडर, ये कई दफ़ा पार्शली पाइपलाइन होते हैं। सो पार्शली पाइपलाइन और फुली पाइपलाइन का क्या फ़र्क है? फुली पाइपलाइन का जिस तरह ये बना हुआ है कि हर साइकिल में आप इनपुट इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने एक साइकिल में एक 2 नंबर्स को ऐड करने का दिया, अगले साइकिल में कोई और 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए दे दिया, तो इसकी ये डायग्राम शो कर रही है कि आपको इनपुट और आउटपुट के दरमियान तो 3 साइकिल लगेंगे, लेकिन आप इनपुट हर साइकिल में नहीं दे सकते कि यहाँ पर 2 नंबर अभी दिए तो अगले साइकिल में कोई और 2 नंबर दे दे, 3 साइकिल बाद पहला का रिजल्ट आएगा, चौथे साइकिल में दूसरे का। पार्शली पाइपलाइन है कि जिस तरह अगर ये लेट से डिवाइडर है जो 4 साइकिल ले रहा है, ठीक है, लेकिन ये 4 साइकिल भी इस तरह नहीं ले रहा कि हर साइकिल में इनपुट आए, बल्कि आप एक साइकिल में इनपुट देंगे तो 2 साइकिल का ये पार्शली पाइपलाइन है, अगले साइकिल में आप इसको इनपुट नहीं दे सकते, वो इनपुट 2 साइकिल तक रहे, और उसके बाद आप अगले साइकिल वाली इनपुट बेसिकली 2 साइकिल, पहले साइकिल के बाद दूसरे साइकिल की इनपुट इग्नोर हो जाएगी, और उससे अगले साइकिल की इनपुट जो है वो आप इसको दे सकते हैं। तो इसको कहते हैं पार्शियली पाइपलाइन, कि आपके पास कोई डाटा पाथ इतना बड़ा बन रहा था कि वो एक के बजाय 2 साइकिल ले रहा था, ठीक है। जो हम क्रिटिकल पाथ हमने पढ़ा था ना, तो लेट्स से कि इसके दरमियान जो क्रिटिकल पाथ वाला क्लाउड बन रहा था वो इतना बड़ा था कि वो 2 साइकिल जितना था, तो हमने कहा अच्छा चलो इसको 2 साइकिल पे रख देते हैं, ठीक है। हम बजाय क्लॉक स्लो करने के हम कहते हैं कि ये 2 साइकिल तक चलेगा, ठीक है। तो ये वो 2 साइकिल तक चलने का मतलब है कि हम इसको कंसेक्टिवली इनपुट नहीं दे सकते, एक साइकिल में एक इनपुट दी तो दूसरे साइकिल में हमें वेट करना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं पार्शियली पाइपलाइन। किस्म के भी होते हैं, ठीक है। तो अब जब मैंने फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ऐड करने हैं तो मैं हार्डवेयर में क्या, अच्छा इधर एक और छोटा सा पॉइंट है, ऑपरेंड्स आर लैच्ड व्हेन एन इंस्ट्रक्शन एंटर द फंक्शनल यूनिट। इसका मतलब है कि मैंने अगर कहा कि भाई 3 डिवाइडेड बाय 5 करो लेट्स से, ठीक है, तो ये 3 और 5 जो है ये ऑपरेंड्स हैं, तो 3 और 5 इधर रजिस्टर में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अगले साइकिल में मैं इधर जो मर्जी इनपुट दूँ वो ज़ाया जाएगी, लेकिन मुझे ये दो साइकिल के लिए 3 और 5 देने की ज़रूरत नहीं है, वो बेशक एक साइकिल के लिए दूँ लेकिन अगला साइकिल ज़ाया हो जाए। तो इसको हम कहते हैं ऑपरेंड जो है ना वो लैच कर दी, ठीक है। तो अगर ये हो तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, हम आगे जाके थोड़ा देखेंगे इसका कुछ फ़ायदे होते हैं। अगर ये ना हो तो फिर हमें 2 साइकिल तक सेम इनपुट ही दिए रखनी है, तो ये अच्छा। पहला जो क्वेश्चन आता है कि जो हमने पिछला प्रोसेसर बनाया उसके अंदर अगर मैंने फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट डाला तो पहली चीज़ आती है कि क्या मैं सेम रजिस्टर्स को यूज़ करूँ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के लिए या डिफरेंट, ठीक है। तो ये अब आपके इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे है, बाज़ इंस्ट्रक्शन सेट्स ये सपोर्ट करते हैं, बाज़ नहीं करते। जिस तरह मिप्स एक मशहूर प्रोसेसर है, उसमें आपने अगर फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स अलग हैं, इंटीजर रजिस्टर्स अलग हैं, तो इंटीजर की इंस्ट्रक्शंस भी अलग हैं, रजिस्टर फाइल्स भी अलग हैं, ठीक है। तो आप ने अगर इंटीजर से फ्लोटिंग पॉइंट में लेके जाना है तो उसके लिए मूव की इंस्ट्रक्शन है उनकी, जिसके थ्रू आप एक रेज फाइल से दूसरी रेज फाइल पे मूव कर सकते हैं। कुछ आई इसमें ये भी अलाउड नहीं है, अगर आपने करना है तो आपको मेमोरी में लिखवाना पड़ेगा और फिर मेमोरी से रीड करना पड़ेगा उसके। तो लेट्स से कि हम बिप्सी की एग्जांपल लेके चलते हैं, तो आपके पास सेपरेट लोड स्टोर है फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स और जनरल पर्पस रजिस्टर, यानी लोड वर्ड की एक इंस्ट्रक्शन तो हमने देखी थी, इसी तरह एक और लोड फ्लोटिंग पॉइंट का अलग से होगा, बेबी एल डी कहते हैं, लोड डबल या कुछ इस तरह का कि वो लोड करे। डबल अमूमन हम फ्लोटिंग पॉइंट कह रहे होते हैं, या फ्लोट भी बात करते हैं, उसके रजिस्टर ही अलग हैं और इसके रजिस्टर अलग, ठीक है। इसी तरह ब्रांचेस की कंडीशन भी दोनों की अलग है। एक तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट था हमारी मोटिवेशन में, एक मेमोरी सब सिस्टम में था का मसला, कि मेमोरी सब सिस्टम में एक तो मसला आता है कैश मिस होती है, तो मिस होती है तो हम अमूमन हमने अभी तक ये पढ़ा कि हम इंस्टॉल करते हैं। दूसरा है कि मेमोरी सिस्टम जिस तरह से होता है उसमें मल्टीपल मेमोरीज लगी होती है पैरेलल में, तो मेमोरी बैंक्स में थोड़ा होता है, बाज़ का बैंक्स में कन्फ्लिक्ट आते हैं, उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। फिर बाज़ का मेमोरी सिस्टम जो है ना उसने अपने आप को थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने के लिए 2 हिस्सों में तोड़ दिया होता है, जिसको हम कहते हैं स्प्लिट फेज मेमोरी, ठीक है। स्प्लिट फेज का मतलब है कि 2 फेजेस में तोड़ दो,
यानी मैंने अगर कोई रीड या राइट करना है तो एक मैं कमांड दूंगा और एक मैं उसके रिस्पांस का इंतज़ार करूंगा, तो दो फेज हो गए, ठीक है। तो कमांड और रिस्पांस आ गई। तो मैंने अगर रीड करना है तो मैं एड्रेस दे दूंगा, तो थोड़ी देर बाद रिस्पांस आएगा जिसके अंदर डाटा होगा, ठीक है। तो रीड का एड्रेस फेज अलग से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन रिस्पांस का फेज अलग कंप्लीट होगा। इसी तरह मैंने राइट करना है तो एड्रेस और डाटा की कमांड देकर राइट की कमांड दे दूंगा और वो थोड़ी देर बाद कंप्लीट होगा। अमूमन स्प्लिट फेज जब आपका होता है ना, तो साथ ही उसके एक और मसला ये भी हो जाता है कि वो अमूमन अलाउ करता है आउट ऑफ ऑर्डर रिस्पॉन्सेज भी, कि अगर वो हो सकता है कि वो राइट के ऊपर रीड को प्रेफरेंस दे दे, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो पहले आ जाए। या हो सकता है कि कोई मेमोरी सिस्टम में ये प्रोविजन भी हो कि अगर आपका वो पेज अवेलेबल नहीं है तो आप उससे अगला जो लोड हो रहा है तो वो दूसरे का पेज फॉल्ट चलता रहे, लेकिन इस पे आप इसका रिस्पॉन्स दे दें जो अगली इंस्ट्रक्शन है ये। तो इस किस्म की भी होती है कि आपके रिस्पॉन्सेज आउट ऑफ, तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नहीं होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो लेटेंसी जो आती है ना मेमोरी सिस्टम की, ये अमूमन सिंगल साइकिल से एक्चुअल में काफ़ी बड़ी बनती है, जो कि हमने क्वेश्चंस में भी देखा था कैश की कि एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम जो हमारा निकलता है वो अमूमन उससे काफ़ी बड़ा बनता है। और उसके अंदर जो अनप्रडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मेन सेंट्रल इश्यूज में से है कि ये अपनी जगह रहता है और इसको हम अभी तक कोई इसका सोल्यूशन नहीं है सच, वो रहेगा क्योंकि प्रोग्राम जो चल रहा है उसको हम नहीं पहले से कंट्रोल कर सकते कि वो हमें क्या एड्रेसेस दें। सो अब अगर फंक्शन हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स भी आ गए और हमारे पास मेमोरी का जो सब सिस्टम है उसकी भी लेटेंसी डिफरेंट तरह की आ गई, तो अब हमारा आर्किटेक्चर ये बन जाएगा। अब हम समझे कि थोड़ा सा दूर से उसी डिज़ाइन को देख रहे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन फैच हो गई, डिकोड हो गई, ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई, मेमोरी एक्सेस हो गई और राइट बैक हो गई। तो एक नई स्टेज हमने डाल दी है इशू की, कि जो ये इधर से जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन होंगी वो या तो इंटीजर साइड को भेज देगी या जिस फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट की होगी उसको भेज देगी। तो ये इंस्ट्रक्शन इशू करने वाली स्टेज एक बीच में आ गई, जो कि ये काम किया गया। सो अभी तक पढ़ा है कि ये जो सारी अनप्रडिक्टेबली ऐड होती है, उससे जो फर्क पड़ता है, जो हमें मसले पैदा होंगे प्रोसेसर के पर्सपेक्टिव से, वो हमने वो बेसिकली यहाँ पर डिस्कस हुए कि क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो एक ये है कि स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा एग्जीक्यूशन स्टेज में, इफ सम एफपीयू और मेमोरी यूनिट इज नॉट पाइपलाइन एंड टेक्स मोर। तो हमने कहा कि अगर कोई पार्शियली पाइपलाइन है, ठीक है, तो लेट से डिवाइडर है, जिस तरह हमने देखा था कि जो आपका 2 साइकिल ले रहा है और फिर 2 साइकिल ले रहा है और ये पार्शियली। तो अब अगर पीछे किसी ने दो डिवाइड की इंस्ट्रक्शन इकट्ठी दे दी, तो इसका मतलब है कि पहली डिवाइड की तो चलेगी लेकिन दूसरी को एक साइकिल इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये 2 साइकिल बाद ही इनपुट ले सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एक स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि जो आपका हार्डवेयर का स्ट्रक्चर है वो अलाउ ही नहीं करता बैक टू बैक डिवाइड की इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब है कि आपको किसी तरह उसको रिजॉल्व करना है, या तो आप स्टॉल करें या कोई और मैकेनिज्म ढूंढें, ठीक है। दूसरा ये है स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट एट राइट बैक स्टेज, ठीक है। राइट बैक स्टेज में क्या हो रहा है कि आपका अब जब आपकी लेटेंसीज वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल डिवाइड लेता है 4 साइकिल, ठीक है, और लेट से मल्टीप्लायर लेता है 3 साइकिल, ठीक है। तो मैं अभी मेड अप नंबर ही दे रहा हूँ। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब अगर हमने एक डिवाइड की इंस्ट्रक्शन आई और उससे अगले साइकिल में मल्टीप्लाई की आ गई, तो ये 4 साइकिल में कंप्लीट हो जाएगी। मल्टीप्लाई की यहाँ से शुरू हुई, वो भी इसी साइकिल में कंप्लीट हो जाएगी। तो एट द सेम टाइम हम रजिस्टर फाइल में राइट बैक करने की कोशिश करेंगे। तो रजिस्टर फाइल जो हमने बनाई थी उसकी तो एक ही राइट पोर्ट थी, तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, क्योंकि आप 2 रजिस्टर्स को इकट्ठा लिखवा नहीं सकते, ठीक है। तो या तो आप ये करेंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए वेट करें एक इंस्ट्रक्शन, या ये करें कि आप अपनी रैच फाइल की 2 राइट पोर्ट्स बना दें। ये भी पॉसिबल है कि हम उसमें 2 राइट पोर्ट्स बना दें कि 2 डिफरेंट रजिस्टर्स पे अगर लिखवा रहे हो तो बेशक, लेकिन ये दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो ये जब तक हम इससे पिछला प्रोसेसर पढ़े थे उसमें नहीं आ सकता था, बिकॉज उसमें चीज़ें हमेशा सेम पाइपलाइन लेंथ थी उनकी। तो 2 बैक टू बैक अगर इंस्ट्रक्शन आती थी तो राइट बैक अगर एक साइकिल में हुआ तो अगला उससे अगले साइकिल में होगा। लेकिन अब क्योंकि इनकी लेटेंसीज वेरिएबल है, कोई 4 साइकिल ले रहा है, कोई 3 साइकिल ले रहा है, कोई 1 साइकिल ले रहा है,
उसकी वजह से एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो सकती है। अच्छा, तीसरा आपका है आउट ऑफ ऑर्डर राइट हैजर्ड्स ड्यू टू वेरिएबल लेटेंसीज। ठीक है, ये हम अभी नीचे देखते हैं कि ये क्या है। इनको हम रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड अभी हम देखेंगे। और चौथा मसला ये है कि एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करें। ठीक है, एक्सेप्शंस तो ये कहती है कि जिस वक्त मसला आया है एग्जैक्टली उससे पिछली सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो और उससे आगे वाली एक भी ना चली हो। तो अगर हमने आउट ऑफ ऑर्डर चीज़ों को अलाउ कर दिया, यानी कि अब डिवाइड की इंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसमें मसला आया, लेकिन उससे अगले की मल्टीप्लाई की क्योंकि वैसे ही 3 साइकिल में होती थी, तो जब तक हमें पता चला कि मसला आया तब तक मल्टीप्लाई उससे अगला वाला हो चुका था। तो ये तो मतलब अब हम उसको रिकवर कैसे करें। ठीक है, तो ये वाला भी एक प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाए। तो आज हमने इन सारे प्रॉब्लम्स को देखना, ये बड़े इंटरेस्टिंग है इसके सॉल्यूशंस जो लोगों ने निकाले। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर। ये सबसे सिंपल भी है, लेकिन ऑब्वियसली सिंपल चीज़ जो है उसमें फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो कि आगे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला चीज़ ये है कि भाई ठीक है, हर एक की वेरिएबल लेंथ की लेटेंसी थी, कोई 3 साइकिल ले रहा था, कोई 4 साइकिल ले रहा था। तो हम वो एक साइकिल मतलब 4 साइकिल वाले को एक साइकिल पे तो ला नहीं सकते, लेकिन एक साइकिल वाले को तो 4 साइकिल पे लेके जा सकते हैं। दरमियान में हमने 3 रजिस्टर ही ऐड करने हैं जो कि एक साइकिल का डिले डाल देते। तो हम यही कर लेते हैं कि हम सारों की पाइपलाइन डेप्थ बराबर कर लेते हैं। जो एक साइकिल ले रहा था उसको भी हमने डिले करके 4 साइकिल बना दिया, जो 2 ले रहा था उसमें भी 2 रजिस्टर डाले और उसको भी 4 बना दिया। तो ये इस तरह कर दिया। तो इस तरह अगर हम कर दें तो अब हमने यहाँ पर ये देखें, जो ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब को हमने सेम लेंथ का बना दिया। ठीक है, एक ही लेंथ का बना दिया। जब एक लेंथ का बना दिया, इसका मतलब है कि कभी भी ये नहीं होगा कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेम साइकिल पे कंप्लीट हो जाए हमेशा। अब क्योंकि सारों की लेंथ बराबर है, लेट से हमने 8 साइकिल की लेंथ कर दी, तो अब 8 साइकिल की अगर इंस्ट्रक्शन की पाइपलाइन है तो आपके पास हमेशा डिवाइड भी 8 साइकिल बाद ही कंप्लीट होगा, मल्टीप्लाई भी, ऐड भी। तो कभी ये नहीं होगा कि दोनों एक ही साइकिल में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन एक एक करके इशू हो रही है, तो वो कंप्लीट भी एक एक कर ही होंगी इस तरीके से। तो ये मसला हमने हल कर दिया कि राइट पोर्ट जो है वो कभी भी ओवर सब्सक्राइब नहीं होगी। ओवर सब्सक्राइब का ही मतलब है कि एट द सेम टाइम आपको 2 राइट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि जो अगर आपके लॉन्ग लेटेंसी वाला कोई चल रहा है तो उस पर हम स्टिल स्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यानी नॉर्मली हम चलते जाएं, क्योंकि उसकी बहुत ही लॉन्ग है, तो उसके बराबर करने के बजाय जो डिवाइडर को छोड़ के बाकी जो चीज़ें थी उनकी पाइपलाइन डेप्थ बराबर की। डिवाइडर के केस में अगर कोई मसला आता है तो हम चीज़ों को स्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये सारी अब चीज़ें इन ऑर्डर ही चल रही है कि सारों की पाइपलाइन डेप्थ बराबर हो गई है, तो अब हमारा सेम कमिट पॉइंट जो आ गया वो ये राइट बैक वाले ही आ गए। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन था जो कि कई लोगों ने गलत किया है कि कमिट जो होती है इंस्ट्रक्शन वो राइट बैक स्टेज पर होती है। ठीक है, तो काफ़ी सारे ने ठीक भी किया। तो राइट बैक पे जब आप पहुंचते हैं, जब आप रजिस्टर वाले कॉल लेते हैं तो इंस्ट्रक्शन कमिट हो जाती है, वहाँ से अब आप उसको अनडू नहीं कर सकते अनलेस कोई फैंसी तरीका बनाए कि आपने अगर 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई किया तो आप उससे डिवाइड करके वापस निकालने की कोशिश करें, लेकिन वैसे आपने आर्किटेक्चर में लिखवा दिया। तो ये आपका ये पहला सोल्यूशन था, सबसे सिंपल, कि भाई एडर अगर 1 साइकिल ले रहा है, मल्टीप्लायर 3 साइकिल ले रहा है, तो एडर को भी 3 साइकिल कर दो। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर पाइपलाइन। इसमें आपने इन ऑर्डर ही चीज़ों को रखा। अब मसला ये आएगा कि राइट बैक करते हुए ऑब्वियसली हमने देखा है पिछली इंस्ट्रक्शन अगली पे डिपेंड कर सकती है। तो अगर अगली इंस्ट्रक्शन पिछली पे डिपेंड कर सकती है, तो पिछली पे डिपेंड अगर कर सकती है तो उसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें स्टॉल डालने पड़ेंगे, या हम उधर बाईपासिंग भी डाल सकते हैं। तो हम बाईपासिंग तो हमने पढ़ी हुई है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसी को थोड़ा सा फर्दर भी इम्प्रूव किया जा सकता है। पिछली स्लाइड और इसमें आप अगर देखें तो इस जगह पर आपको एक छोटा सा फर्क नजर आएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2। ठीक है, कि बजाय एक इंस्ट्रक्शन के 2 इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में फैच करें। अगर आपकी जो 2 इंस्ट्रक्शन आपने फैच की है, एक उनमें से इंटीजर इंस्ट्रक्शन है, एक फ्लोटिंग पॉइंट है, तो दोनों को पैरेलल में ही इशू कर दें, क्योंकि 2 पैरेलल ब्लॉक है ना, कि एक फ्लोटिंग पॉइंट ऐड, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई, फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइडर है, और ये आपका सादा वाला ALU लगा जो कि हमने रेस्ट 5 में लगाया था। तो अगर एक इंटीजर इंस्ट्रक्शन थी और एक फ्लोटिंग पॉइंट थी, तो दोनों को पैरेलल में चला देंगे, थोड़ा सा स्पीड अप आपको इसमें ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक समझे कि
इनएक्सपेंसिव सा वे है जिसमें आप थ्रूपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, और ये कई प्रोसेसर्स में रहा हुआ है, जिस तरह अल्फा 21064 जो था, या मेप्स R5000 सीरीज है, उसके अंदर यही वाला काम होता है कि आप डुअल फैच कर लेते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो ठीक है, फिर आप उनको उनमें से एक ही को, यानी दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट की थी तो ठीक है, फिर आप उसी एक को जाने दें। फिर अगली दफ़ा जो आएगी उनमें अगर एक ऐसी होगी कि जिसको दूसरी के साथ डिस्पैच किया जा सकता होगा तो उसको डिस्पैच। ये आइडिया मज़ीद भी एक्सटेंड किया जा सकता है कि आप अगर दो, एक ऐड की और एक मल्टीप्लाई की थी, और वो मतलब फंक्शनल यूनिट मल्टीपल लगे हुए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनको दो को पैरेलल में चला दें। तो ये जो आपका अल्ट्रा स्पार्क प्रोसेसर था, इसमें 4 इशू इकट्ठे आप कर रहे होते थे, और उसमें अगर पैरेलल में जो काम हो सकते थे वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसका एट द सेम टाइम मतलब ये है कि इस रैज फाइल से आपको एक के बजाय दो रीड करने पड़ेंगे, यानी दो रीड तो हो ही रहे थे, दो के बजाय चार करने पड़ेंगे, इस तरह राइट बैक भी दो करने पड़ेंगे, तो वो फिर हार्डवेयर कॉस्ट अचानक से उसकी बढ़ जाती है। ओके, तो ये तो सबसे पहली स्कीम थी, कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर पाइपलाइन, सबसे पहली और सबसे सिंपल। नेक्स्ट स्कीम जो हमारी बनती है, बल्कि नेक्स्ट स्कीम से पहले हम देखना चाहेंगे डाटा हैजर्ड्स को। ठीक है, ये जो मैंने पहले कहा था कि मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा, एक दो स्लाइड्स पहले जब हम ये पढ़े थे कि आउट ऑफ ऑर्डर राइट हैजर्ड्स भी आ सकती हैं, तो वो जो आ सकते हैं वो हम इधर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या आ सकते हैं। ठीक है, जब हम रिस्क 5 पढ़े थे तो हमने देखा था कि हमें एक मसला आ सकता होता था कि अगर मैं अगली इंस्ट्रक्शन पिछली इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करी, यानी एक इंस्ट्रक्शन है, ये रजिस्टर R3 पर लिखवा रही है, उससे अगली इंस्ट्रक्शन R3 को पढ़ी है, तो जब तक ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं चल सकती, या हमें बाईपास पाथ डालना पड़ेगा, या हम स्टॉल करेंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो। इस वाले डाटा हैजर्ड को हम कहते हैं रीड आफ्टर राइट। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा, मतलब रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर राइट या राइट आफ्टर राइट हम पढ़ेंगे। रीड आफ्टर राइट का मतलब है ये वाली इंस्ट्रक्शन रीड कर रही है, तो बाद वाली इंस्ट्रक्शन जो है रीड आफ्टर अ राइट, कि आपने पहले एक राइट किया, उसके बाद आप रीड कर रहे हैं सेम चीज़ को, तो जिधर आप राइट करवा रहे हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो आपका रीड नहीं चल सकता। इसी का दूसरा नाम डिपेंडेंस भी है, डाटा डिपेंडेंस है। सो डिपेंडेंस इसको हम कहते हैं कि अगली इंस्ट्रक्शन पिछली पर डिपेंड कर रही थी, और ये सबसे इजी और सबसे ज़्यादा मेक सेंस करती है, इसको हमने पहले भी डिटेल। अच्छा, एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं राइट आफ्टर रीड, कि पिछली इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी रजिस्टर को पढ़ रही थी, तो राइट आफ्टर रीड के पहले रीड हो रहा था और उसके बाद राइट हुआ। ठीक है, ये फॉर आफ्टर। अच्छा, अब देखने में तो इसमें कोई मसला नहीं है कि भाई हम इधर लिखवा रहे हैं, उधर पहले किसी ने पढ़ लिया, तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें अब क्योंकि हमारी वेरिएबल लेटेंसीज आ गई है, तो अब ये भी हो सकता है कि ये लंबी इंस्ट्रक्शन हो और ये छोटी सी इंस्ट्रक्शन हो, ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये पहले ख़त्म हो जाए, और अभी ये वाली इंस्ट्रक्शन ने इस R1 को रीड ही ना किया हो। ठीक है, या उसको R1 की वैल्यू, पुरानी वैल्यू चाहिए हो, तो अब क्या होगा, क्योंकि ये वेरिएबल लेटेंसीज हैं और बाद वाली जल्दी ख़त्म होगी इंस्ट्रक्शन, तो पहले वाले रजिस्टर में गलत वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर R1 अपडेट हो जाएगा, हालांकि यहाँ पर तो पुरानी वैल्यू हम एक्सपेक्ट, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शन इस तरह चल रही थी तो आप R1 की कोई वैल्यू इधर एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने इधर ये वाला ऑपरेशन करके कोई नई वैल्यू लिखवा दी, और ये क्योंकि स्लो चल रही थी, ये बाद में चली, तो इसको R1 की गलत वैल्यू आ गई, तो इसको हम कहते हैं राइट आफ्टर रीड। ठीक है, तो नाम से ही जाहिर है, राइट आफ्टर रीड का मतलब है कभी कोई चीज़ रीड हो रही थी, बाद में राइट हो रही थी, लेकिन बाद वाली किसी वजह से पहले होती। RISC 5 में ये मसला नहीं था, क्योंकि और इन ऑर्डर पाइपलाइंस में भी ये मसला नहीं था, जो अभी तक हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा। इसको हम कहते हैं एंटी डिपेंडेंस भी। ठीक है, तो ये डिपेंडेंस थी, तो ये उसका नाम ऑपोजिट करके एंटी डिपेंडेंस कर दिया, क्योंकि ये रीड आफ्टर राइट था, ये राइट आफ्टर रीड है। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि राइट आफ्टर राइट, कि जिस जगह पर लिखवा रहे थे उसी इंस्ट्रक्शन, उसी रजिस्टर पे अगली इंस्ट्रक्शन में लिखवाएं। अगेन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था अगर सारी चीज़ें इन ऑर्डर चल रही है। ठीक है, लेकिन जब आपकी पाइपलाइन की लेटेंसीज फ़र्क हैं, तो हो सकता है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये लंबी हो और ये छोटी हो, ये डिवाइड की थी, ये मल्टीप्लाई की थी, ये 2 साइकिल में ख़त्म हो गई, इसने ये वैल्यू लिखवा दी, और उसके जब 3 साइकिल बाद ये ख़त्म हुई, तो उसने बजाय ये वाली लिखवाने के ये वाली वैल्यू लिखवा दी, तो इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन चलेगी वो तो ये वाली वैल्यू एक्सपेक्ट करी थी जो मल्टीप्लायर की आउटपुट है। अगर ये बाद में कंप्लीट हुई तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन आएगी ये तो पुरानी वैल्यू अपडेट कर देगी, तो इसको हम कहते हैं
राइट आफ्टर राइट। तो हमें मेक श्योर करना है कि ऐसी कोई गड़बड़ क्रिएट ना हो, क्योंकि जो प्रोग्राम लिख रहा है वो इस खाते में नहीं पढ़ना चाह रहा कि यार ये कि मैं जो असेंबली में बनेगा और उस पर कोई डिपेंडेंस आती हो। हम हायर लेवल लैंग्वेज में सी जावा किसी ऐसी लैंग्वेज में प्रोग्राम करना चाहते हैं, और वहाँ पर हमारी असम्पशन ये होती है कि चीज़ें बस जिस तरतीब में मैं लिख रहा हूँ उसी तरतीब में चल रही है, ठीक है। तो नीचे हार्डवेयर का काम है कि अगर वो कोई चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है तो उससे जो मसले खड़े होते हैं उनको रिजॉल्व भी करें। इसी तरह जो कुछ डिपेंडेंस जो है वो आपकी आती है रजिस्टर टू रजिस्टर, जो हमने पिछले में किया कि अगली इंस्ट्रक्शन पिछली इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड कर रही थी। लेकिन एक डिपेंडेंस मेमोरी में भी आती है कि अगर आप एक रजिस्टर पे स्टोर एक किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर रहे थे और बाद में किसी मेमोरी लोकेशन से लोड कर रहे थे, तो अगर ये दोनों एड्रेस सेम निकल आए, ठीक है, मे बी ये रजिस्टर भी फ़र्क हो, डिस्प्लेसमेंट भी फ़र्क हो, लेकिन इन दोनों को जब ऐड करते हो तो सेम एड्रेस बन जाता है। तो अगर ये सेम एड्रेस बनता है तो इसका मतलब है जब तक ये स्टोर नहीं हो जाता तब तक मुझे लोड नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं पुरानी वैल्यू लोड कर लूँगा। तो मुझे स्टोर के कंप्लीट होने का इंतज़ार करना चाहिए जब तक ये लोड ना हो, अगर ये दोनों एड्रेस सेम बनते हो। अगर ना बनते हो फिर हम फिर लोड करें। तो अब हम इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल कर लेते हैं बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन। किसी ने ग्रुप पे पूछा हुआ, कोई रिप्लाई कर दे उसको कि भाई कैसे ज्वाइन करना है। मुझे लगता है कि बंदा लेट रजिस्टर हुआ होगा, उससे पता नहीं क्लास कैसे होगी। ओके, अच्छा, ये अब एक एग्जांपल है जिसमें हमने असेंबली कोड लिखा हुआ है कि डिवाइड की इंस्ट्रक्शन है, फिर लोड की, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो इसमें कहाँ कहाँ डाटा एजेड आ रहे हैं। हमने 3 तरह के डाटा एजेड पढ़े हैं, एक रीड आफ्टर राइट, फिर राइट आफ्टर रीड और राइट आफ्टर राइट। रीड आफ्टर राइट कौन सा होता है कि जिसमें जिधर मैं लिखवा रहा हूँ बाद में कोई इंस्ट्रक्शन उसको पढ़ी हो। तो इधर F6 पे लिखवाया तो बाद में कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ी है F6 को, अगर हम देखें तो ये वाली इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, ये वाली इंस्ट्रक्शन भी F6 को। तो हमारे पास एक ये डिपेंडेंस बन गई, एक ये डिपेंडेंस बन गई, ठीक है। इसी तरह ये F2 पे लिखवा रहा है तो ये भी बन गई, ठीक है। तो इसी तरह F2 उससे अगली इंस्ट्रक्शन में भी यूज हो रहा है और आखिरी में भी हो रहा है, तो वहां पर भी आपकी डिपेंडेंस आ गई, ठीक है। फिर उससे अगली इंस्ट्रक्शन F2 कहीं पे नहीं आ रहा लेकिन F0 पे लिखवा रही है उससे अगली, तो F0 को इंस्ट्रक्शन 5 यूज कर रही है, तो इन पे भी डिपेंडेंस आ गई। उससे अगली F8 है तो F8 को इंस्ट्रक्शन 6 यूज कर रही है, इस पे भी डिपेंडेंस आ गई। F10 आगे यूज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि कोई रीड आफ्टर राइट मजीद हैजर्ड नहीं बना। तो नेक्स्ट है राइट आफ्टर रीड, ठीक है। तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस में भी हम देख रहे हैं क्या क्या हैजर्ड आ रहे हैं। हमने रीड आफ्टर राइट सारे देख लिए। राइट आफ्टर रीड क्या था कि मैं किसी ऐसे रजिस्टर को रीड कर रहा हूँ जिसपे पिछली इंस्ट्रक्शन लिखवा रही है। तो फॉर एग्जांपल ये F6 पे लिखवा रहा है तो बाद में कोई F6 को रीड तो नहीं कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है। इसी तरह ये F2 को लिखवा रहा है तो ये F2 को रीड कर रहा है। सॉरी उल्टा करना था, जिसको मैं रीड कर रहा हूँ उस पर कोई बाद में लिखवा तो नहीं रहा, बिकॉज राइट आफ्टर रीड है। तो F6 और F4 को रीड कर रहा हूँ, तो अगर F6 पे लिखा जाए तो इस वाले के इसके साथ राइट आफ्टर रीड बनता है। F4 पे कोई नहीं लिखवा रहा, F2 पे इसके बाद कोई नहीं लिखवा रहा, F4 पे नहीं लिखवा रहा। F6 की इधर से इधर हमारी एक बनती है राइट आफ्टर रीड की, यहाँ पर रीड हो रहा था यहाँ पर राइट हो रहा है, ठीक है। और इधर से भी बनती है, तो ये हमारे पास राइट आफ्टर रीड वाले इसमें एक और भी वैसे बनेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमारे होपफुली यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए हमारे इतनी इंस्ट्रक्शंस तक वो हैजर्ड वैसे ही खत्म होगा, लेकिन ये है सही कि ये F6 यहाँ से यहाँ पर डिपेंड करेगी। ओके, इसके बाद हमारा राइट आफ्टर राइट क्या है कि अगर मैं सेम 2 रजिस्टर्स पर लिखवा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं F6 पे लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दोबारा F6 पे लिखवाया और कोई सेम इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही, तो ये हमारा राइट आफ्टर राइट। तो ये हमारे हैजर्ड्स बन गए। अगर इसको मैं ग्राफ की शक्ल दे दूँ तो ये मेरा ग्राफ बन जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, 3 वगैरह बताई हुई है कि इंस्ट्रक्शन 1 का रीड आफ्टर राइट हैजर्ड बनता है विद इंस्ट्रक्शन 4, इंस्ट्रक्शन 5, इंस्ट्रक्शन 6। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन 4 उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक इंस्ट्रक्शन 1 कंप्लीट ना हो, बिकॉज इसने F6 को इस्तेमाल करना है, वो F6 को लिखवा। इसी तरह इंस्ट्रक्शन 1 और 6 का राइट आफ्टर राइट बनता है एंड सो। तो अब
अभी तक तो हमने पीछे जो किया था, हमने किया था पाइपलाइन डेप्थ बराबर की थी। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये वैल्यूएट करना चाह रहे हैं कि अगर हम इंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर चेंज भी कर दें तो क्या चीज़ ठीक चल सकती है कि नहीं चल सकती। तो अगर हम देखें स्पेसिफिक केस में, तो इन ऑर्डर अगर चलें फिर तो इस तरह चलेगा कि इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल तरतीब से चलेगा। लेकिन अगर मैं इसमें गौर करूं तो इंस्ट्रक्शन 1 और 2 की कोई एक दूसरे से डिपेंडेंस नहीं है। अगर मैं इसको पहले चला दूं और इसको बाद में चला दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं ये भी सीक्वेंस चला दूं कि इंस्ट्रक्शन 2 पहले चल जाए, इंस्ट्रक्शन 1 बाद में चल जाए, इस प्रोग्राम की आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इंस्ट्रक्शन नंबर अगर मैं 4 और 5 को देख लूँ तो इनकी 4 से कोई एरो निकल के 5 पे नहीं जा रहा, 4 से 6 पे जा रहा है, ये भी 6 पे जा रहा है, 5 से 6। इन दोनों को भी अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो तब भी ये चीज़ें ठीक ही चलेंगी। तो अगर मैं इंस्ट्रक्शन 5 और 4 को भी एक दूसरे के ऑर्डर चेंज कर दूं, 5 पहले चला दूं 4 बाद में चला दूं, स्टिल चीज़ ठीक चलती रहेगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि मैं आउट ऑफ ऑर्डर चीज़ें चला लूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मसला पैदा हो। आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि इन हैजर्ड्स में से कोई हैजर्ड ना आ रहा। ठीक है, तो अगर मैं आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन भी अलाउ कर दूँ, सॉरी इन ऑर्डर कंप्लीशन अगर हो, तो फिर क्या होगा कि मैंने इंस्ट्रक्शन 1 इशू की, 2 इशू की, 1 का लेटेंसी थी 4 साइकिल की। ठीक है, तो वो मैंने इधर इशू कर दी। फिर 2 की थी 1 साइकिल की, वो मैंने इशू कर दी। लेकिन अब मैंने ये इंश्योर किया कि ये तरतीब से ही कंप्लीट होगी, तो क्योंकि मैंने सारों की लेटेंसी बराबर कर दी हुई है, तो अब बराबर करने का मतलब है कि वो जो 1 साइकिल की लेटेंसी वाला था उसको भी मैंने बढ़ाकर 4 साइकिल कर दिया, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें 4 साइकिल पे चलेंगी। ठीक है, तो अब हम इस वक्त तक इंस्ट्रक्शन 2 कंप्लीट फिर नहीं हो सकती, और जब तक 2 कंप्लीट नहीं हो सकती तो 2 पे डिपेंड कर रही थी इंस्ट्रक्शन 3, तो वो चल ही नहीं सकती, तो इंस्ट्रक्शन 3 लेट चलेगी एंड सो ऑन। अगर हम आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन अलाउ कर दें तो क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन 2 पहले कंप्लीट हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन 1 बाद में कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अब ये वाला केस वो था कि जो हमने पीछे इन ऑर्डर पाइपलाइन पढ़ी थी, ये वो केस है कि अगर हम कोई नया तरीका निकालें जो भी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हम उसके अंदर आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट होना अलाउ करते हैं इंस्ट्रक्शन। सो अगर आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट होना हम अलाउ कर देंगे, तो क्योंकि अब 2 को 1 के कंप्लीट होने का इंतजार नहीं है, 2 की अपनी 1 साइकिल की लेटेंसी थी, 2 इस जगह पर कंप्लीट होगी, 2 जैसी कंप्लीट होगी तो 3 हमने चला दी, क्योंकि 3 2 पे डिपेंड कर रही थी, तो 3 चलती गई, 3 भी कंप्लीट होगी एंड सो ऑन। तो ओवरऑल हमने इधर 3 साइकिल अपने बचा लिए। आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन अलाउ करना इसका मतलब है हमारे इंस्ट्रक्शंस बचा सकता है। तो ये हमने अभी 5-6 इंस्ट्रक्शंस का एक प्रोग्राम बनाया है, इसके अंदर हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली बड़े प्रोग्राम हो तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब है कि इट्स अ गुड थिंग अगर हम किसी तरह ये वाला टाइम बचा सकें और अपने प्रोसेसर को तेज़ कर सकें, शायद बिक जाए हमारा प्रोसेसर। ओके, सो अब हम ये करें कैसे कि अगर हमने इसको आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन अलाउ कर दी तो मसला वही आ जाएगा कि 2 इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे कंप्लीट हो सकती हैं, हैजर्ड्स आ सकती हैं, तो उनको मैं रिजॉल्व कैसे करूं, कैसे हार्डवेयर में क्या स्ट्रक्चर बनाऊं कि जो उन प्रॉब्लम्स को रोक सके। ठीक है, सो उसको रोकने के लिए जो हम करेंगे उसकी पहली टेक्निक, उसको हम कहते हैं स्कोर बोर्ड। ठीक है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन चलाने से पहले, ठीक है, अगर हम ये 4 चेक कर लें, ठीक है, पहली चीज़ कि क्या फंक्शनल यूनिट अवेलेबल भी है कि नहीं। मसलन अगर डिवाइडर अनपाइपलाइंड था या पार्शियली पाइपलाइंड था और अभी उसको एक साइकिल चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन अगली अगर डिवाइड की आई है तो वो नहीं चल सकती, तो पाइपलाइन यूनिट अभी बिजी है, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने मेक श्योर करना है एक तो कि अवेलेबल हो पाइपलाइन यूनिट, दूसरा ये फंक्शनल यूनिट अवेलेबल हो, दूसरा ये कि क्या जिस डाटा को मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई जो भी करना था वो अवेलेबल भी है कि नहीं। तो ये रीड आफ्टर राइट हैजर्ड था। ठीक है, तो जब तक अवेलेबल नहीं होगा तब तक तो नहीं चल सकते, तो ये हमने मेक श्योर करना है। दूसरा जो हमारे स्ट्रक्चरल और एंटी डिपेंडेंस और वो जो चीज़ें हमने देखी थी, उसमें क्या इज इट सेफ टू राइट द डेस्टिनेशन की, ये तो नहीं है कि मैं लिखवाऊँ, मतलब मेरी इंस्ट्रक्शन छोटी है और पीछे वाली कोई लंबी इंस्ट्रक्शन भी उसी रजिस्टर पर लिखवा रही हो तो राइट आफ्टर राइट हो जाएगा। ठीक है, या मैं जिस पे लिखवा रहा हूँ कोई पिछली इंस्ट्रक्शन ने उसको पढ़ना हो, लेकिन मेरी इंस्ट्रक्शन जल्दी से चल के उसको डाटा कोई अपडेट कर चुकी होगी जब तक पिछली ने भी ना पढ़ा हो, तो उसको हम कहते हैं राइट आफ्टर रीड।
तो ये हमने मेक श्योर करना कि ये ना हो। और क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी इशू कर दूंगा तो वो जिस वक्त कंप्लीट हो तो उस वक्त कोई और इंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो रही हो, तो कोई स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है? दो आपके राइट पोर्ट हैं, सिंगल राइट पोर्ट है, कितनी है, तो ये चीज़ें तो नहीं। अगर हम इसका लिहाज कर लें इशू करते हुए, जब हम इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली ये वाले सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज हमने सारों का ध्यान शुरू से ही कर लिया होगा। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम एक डाटा स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं हार्डवेयर में, जिसमें हम ये 4-5 चीज़ें रख लेते हैं। ठीक है, एक हम रख लेते हैं बिजी बिट। ठीक है, अगर इस वक्त कोई फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट लेट से पार्शली पाइपलाइंड है तो उसके पहले 1-2 साइकिल चल रहे हैं और वो मजीद डाटा नहीं ले सकता, तो वो बिजी को वन कर देगा। तो बिजी वन होगा तो ये हर एक, ये हमारे फंक्शनल यूनिट्स चल रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल डिवाइडर बिजी है तो वो यहाँ पर 1 लिखवा देगा। तो अगली इंस्ट्रक्शन डिवाइड की आई तो हमने सबसे पहले चेक किया कि भाई वो बिजी तो नहीं है, बिजी है तो हम रुक गए। तो पहली चीज़ तो हो गई, ये हमने जो 4 चीज़ें चेक करनी थी उनमें से पहली चीज़ हो गई फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट अवेलेबल है कि नहीं, तो वो बिजी की बिट से आ गई। रीड आफ्टर राइट के लिए हमने चेक करना था कि जो कोई पहले इंस्ट्रक्शंस इस वक्त चल रही हैं उनका कोई रिजल्ट तो नहीं है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जो करंट इंस्ट्रक्शन है जो कि अभी मैं चलाने लगा हूँ उसके अंदर एक डेस्टिनेशन की फील्ड होगी कि जिस रजिस्टर सॉरी उसके अंदर सोर्स की फील्ड होगी, 2 सोर्सेज होंगे। अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या इमीडिएट है तो एक सोर्स होगा। उस सोर्स को मैं पिछली इंस्ट्रक्शन के डेस्टिनेशन से, ये हमारे पास हर यहाँ पर कोई डेस्टिनेशन इंटीजर की और इन सब की डेस्टिनेशन पड़ी होगी, इन सब के साथ में मैच करके देख लूँ, इनमें से किसी से भी मैच हो गया, इसका मतलब है कि मैं कोई पुरानी इंस्ट्रक्शन इस वक्त है पाइपलाइन में जो कि उस रजिस्टर पर लिखवा रही है जिसको मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। क्या तो डेस्ट हमने देखनी है पुरानी इंस्ट्रक्शन की और सोर्स हमने देखना नहीं है। तो हमारी नई इंस्ट्रक्शन जो हम इशू करना चाहते हैं उसके सोर्सेस पुरानी इंस्ट्रक्शन के डेस्टिनेशन से मैच करते हैं किसी से भी, तो हम रुक जाएंगे। तो ये इस तरह हम रीड आफ्टर राइट को रिजॉल्व कर लेंगे। राइट आफ्टर रीड ये था कि मैं जिधर लिखवा रहा हूँ क्या पीछे कोई इंस्ट्रक्शन उसको पढ़ तो नहीं रही, तो मैं जिसको लिखवा रहा हूँ वो इस इंस्ट्रक्शन की डेस्टिनेशन है, वो पिछली इंस्ट्रक्शन के किसी सोर्सेज से मैच तो नहीं कर रही। तो जो जो इंस्ट्रक्शन चल रही है उनके सोर्स भी हमने रखे हुए हैं, डेस्टिनेशन भी रखे हुए हैं। किसी सोर्स से अगर मेरी डेस्टिनेशन मैच कर गई, इसका मतलब मैं जिस पे लिखवा रहा हूँ उसमें पहले कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड कर रही है, तो हो सकता है कि वो स्लो इंस्ट्रक्शन हो और वो रीड ना कर पाए और मैं इसको अपडेट कर दूँ, तो राइट आफ्टर रीड वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाए। राइट आफ्टर राइट के लिए मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा डेस्टिनेशन का कॉलम है, दोनों का डेस्टिनेशन है, उस पर पहले से ही तो नहीं कोई लिखवा रहा। अगर कोई लिखवा रहा है डेस्टिनेशन के कॉलम को अपने, पहले मैंने इसके लिए मैंने डेस्टिनेशन को अपने सोर्सेज से कंपेयर किया था, राइट आफ्टर राइट के लिए मैंने डेस्टिनेशन को अपनी डेस्टिनेशन से कंपेयर कर लिया। वो भी अगर मैच हो गई तो मैं कह दूंगा कि नहीं भाई ये तो अभी नहीं चल सकती। ठीक है, और अगर नहीं चल सकती तो बस फिर हम रुक जाएंगे, देखेंगे अगला जब वो वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। जैसी कोई इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो उसकी एंट्री इधर से खत्म हो जाएगी, फ्लोटिंग पॉइंट भी बिजी नहीं रहेगा और उस ये वाली जगह भी खाली हो जाएगी। तो जैसे ही वो कंडीशन रिजॉल्व होगी तो हम इंस्ट्रक्शन को इशू कर देंगे। तो अगर हम ये चीज़ें चेक कर लें तो हमें फिर इससे मसला नहीं है कि बेशक आउट ऑफ ऑर्डर चीज़ें कंप्लीट होती रहें, वी डोंट केयर। हम तरतीब से इंस्ट्रक्शन इशूज़ कर रहे हैं लेकिन हम कंप्लीशन आउट ऑफ ऑर्डर अलाउ कर रहे हैं, और उसमें जो भी मसले आते हैं वो चेक करने के लिए हमने ये वाला एक चीज़ बना दी, इसको बाद का स्कोर बोर्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको भी फर्दर थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे किया जा सकता है, वो ये है कि अगर हम अज्यूम ये करें कि जो कि हम रीड आफ्टर राइट हैजर्ड का तो कर रहे हैं ख्याल कि वो तो अगर आ रहा है तो हम डिस्पैच नहीं करेंगे। ठीक है, या अगर फ्लोट फंक्शनल यूनिट बिजी है तो तब भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऑपरेंड्स आर लैच्ड बाय द फंक्शनल यूनिट। इसका क्या मतलब है कि अगर डिवाइडर ने 4 साइकिल या 6 साइकिल लेने थे तो मैंने उसको कहा 3 डिवाइडेड बाय 5, तो वो 3 और 5 इसने अपने पास स्टोर कर लिए। ठीक है, तो अगर उसने 3 और 5 अपने पास स्टोर कर लिए तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आफ्टर रीड हैजर्ड जो है ना, ये इसका कोई मसला नहीं है। राइट आफ्टर रीड हैजर्ड क्या था कि लेट से कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इस ये डिवाइड वाली ये रीड कर रही थी 3 और 5 को,
तो बाद वाली इंस्ट्रक्शन जल्दी से चल के इनको अपडेट ना कर दे। इनको अपडेट अगर कर भी दिया बाद वाली इंस्ट्रक्शन ने, तो इसने तो अपने पास स्टोर किए हुए हैं, तो इसके पास 3 और 5 पड़े रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप बेशक अगली वाली इंस्ट्रक्शन, अगर इसने लैच ना की होती, लैच करने का मतलब अपने पास किसी रजिस्टर में स्टोर करना, तो अगर इसने अपने पास लैच ना किया होता तब तो प्रॉब्लम था, तब तो ये मसला था कि आगे मैं कोई रजिस्टर को अपडेट कर दूं तो ये 3 की वैल्यू चेंज हो गई, कुछ और मान जाए और डिवीजन ही किसी गलत हो जाए। लेकिन अगर इसने अपने पास उनको स्टोर कर लिया था जैसे डिवाइड की इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी, तो आप बेशक आगे वाली इंस्ट्रक्शन उसको मॉडिफाई भी कर दे उस रजिस्टर को जिसको ये पढ़ रहा है, राइट आफ्टर रीड है जो 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 रीड कर रहा है, ये डिवाइड की इंस्ट्रक्शन है, बाद वाला उसको लिखवा रहा है। तो अगर इसने अपने पास सेव किए हुए थे तो फिर बेशक मैं लिखवा लूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और राइट आफ्टर वो स्टिल आ सकता है क्योंकि डिवाइड जो है और मल्टीप्लाई उनकी लेटेंसीज फर्क है, तो हो सकता है दोनों सेम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। लेकिन हमारा एक इशू कम हो गया, राइट आफ्टर रीड। इस इशू कम होने से हम अपने स्कोर बोर्ड में ये जो चीज़ें थी ना, सोर्स 1 और सोर्स 2, ये आपके जो थे ना, ये राइट आफ्टर रीड के लिए यूज़ हो रहे थे। सोर्स कॉलम जो थे ना, ये सोर्स है इंस्ट्रक्शन का, इसकी बात नहीं कर रहा। ये जो हमने स्कोर बोर्ड में रखे हुए हैं, ये हमने सिर्फ राइट आफ्टर रीड के लिए रखे, तो अब इनकी ज़रूरत ही नहीं रही। हमारा ये वाला इससे ख़त्म हो गया जस्ट बाय एडिंग दिस सपोर्ट के जो भी फंक्शनल यूनिट होगा वो अपने पास लैच कर लिया करेगा। तो अब हमारे पास रह गया बिजी ऑपरेशन क्या चल रहा है और डेस्टिनेशन क्या चल रहा है। इसको भी थोड़ा सा फर्दर ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। तो अब आपका राइट आफ्टर रीड तो खत्म हो गया, तो सोर्स 1 सोर्स 2 मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं रही, ठीक है। अब बाकी चीज़ों को कैसे हल करें। इश्यू स्टेट डज नॉट डिस्पैच एन इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ अ राइट आफ्टर राइट हैजर्ड, ठीक है। अच्छा, अगर राइट आफ्टर राइट हैजर्ड है तो हम डिस्पैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब उसको कैसे चेक कर रहे थे हम, चेक ऐसे कर रहे थे कि जिस जगह पर लिखवा रही है पिछली इंस्ट्रक्शन वो मेरे से मैच तो नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ ये रजिस्टर 2 पे लिखवा रही है, रजिस्टर 5 पे लिखवा रही है, नई इंस्ट्रक्शन आई उसने कहा जी मैं रजिस्टर 6 पे लिखवा रही हूँ, वो यहाँ कहीं पे मैच हो गया। तो इसका मतलब है ये इंस्ट्रक्शन भी रजिस्टर 6 पे लिखवा रही है, ये भी लिखवा रही है, तो हम कहेंगे अच्छा भाई ये भी रुक जाओ जब तक ये लिखवा ले, उसके बाद लिखवा। तो इसको थोड़ा सा फर्दर ऑप्टिमाइज इस तरह किया जा सकता है कि बजाय ये रजिस्टर रखने के, अगर आपके लेट से के 8 रजिस्टर थे फ्लोटिंग पॉइंट के, तो मैं 8 रख लूँ अपने पास, ठीक है। एक, ये 4 होगी, इनको भी याद रखिए। तो अगर ये R2 पर लिखवा रही थी तो मैं ये R0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो मैं इस जगह पर 1 लिखवा दूँ। इसका मतलब है कि R2 पे कोई लिखवा रहा है, ठीक है। इसी तरह ये R5 पे लिखवा रही थी 3, 4, 5, मैं इस जगह पे 1 लिखवा लूँ। ये वाली R6 पे लिखवा रही थी, मैं इस जगह पर लिखवा लूँ, ठीक है। तो ये मैं बजाय इसके कि मैं इधर अलग-अलग रजिस्टर बनाने के एक बिट वेक्टर भी बना सकता हूँ। इसको हम कहते हैं बिट वेक्टर, ठीक है। वेक्टर हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स को। तो ये मेरी एक तरह की 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है जिसमें मैं बिट वेक्टर इसलिए कह रहे हुए उसमें एक एक बिट ही पड़ी हुई है, या 0 या 1। तो अगर तो कोई लिखवा रहा है किसी रजिस्टर पे तो वहां पर मैं 1 कर दूंगा, अगर नहीं लिखवा रहा तो मैं उधर 0 रख दूँ। अच्छा, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरी एक इंस्ट्रक्शन आई जी ऐड R1, R2, R3, और मैंने चेक करना था कि राइट आफ्टर राइट तो नहीं आ रहा, ठीक है, जिसके लिए मैंने ये बिट वेक्टर बनाया था। इसको मैं कहता हूँ WP रजिस्टर पेंडिंग राइट, कि इन रजिस्टर्स पे राइट पेंडिंग है, इनमें से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन इस पर लिखवा रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला जो मेरी डेस्टिनेशन है जिस पर मैं लिखवा रहा हूँ, मैं इसके थ्रू इधर एक मार्क्स लगा सकता हूँ। अगर तो इस जगह पर 1 आ गया, इसका मतलब है कि जिस जगह पर मैं लिखवाना चाह रहा हूँ उस पर ऑलरेडी कोई लिखवा रहा है। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कोई नहीं लिखवा रहा, ठीक है। तो अगर 0 आ गया इसका मतलब है इट इज सेफ राइट आफ्टर राइट के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो ये जो स्लाइड पे लिखा हुआ था, ये मैं पीछे जाके एक्सप्लेन किया कि आप एक पेंडिंग राइट WP रेज बना दे, एक बिट वेक्टर टू रिकॉर्ड रजिस्टर्स फॉर विच राइट आर पेंडिंग। जब भी हम इंस्ट्रक्शन इशू करने लगेंगे तो हम उसकी वो वाली बिट सेट कर लेंगे जहाँ पर वो लिखवाती होगी, और जैसे ही इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी हम कहेंगे इसको दोबारा क्लियर करना, ठीक है। तो ताकि सिर्फ उन वो वाली बिट्स पे 1 पड़ाओ जो जहाँ पर वाकई इस वक्त इंस्ट्रक्शन चल रही, ठीक है। यही काम जो है आपका जो फंक्शनल यूनिट नंबर आ रहा था उसके लिए भी बिट वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक बिट वेक्टर आपका बन गया
लेट से मैं उसको अब लेटा के बनाता हूँ, पहले मैंने दूसरे एंगल में बनाया था, ठीक है। ये WP वही वाला है जिसमें आपके पास जितने भी रजिस्टर थे उतनी समझे बेटारी, ठीक है। एक आपने कह दिया कि फंक्शनल यूनिट जो आपके 5-6 लगे हुए थे, ठीक है, उनकी बिजी की बिट्स आ रही थी, ठीक है, ये बिजी वाली बिट्स आ रही थी, ठीक है। तो आप ऑप कोड की बेस पे उसके आगे भी मार्क्स लगा सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं ऑप कोड देता हूँ, तो इससे मुझे पता चल जाएगा, या ऑप कोड के अंदर से फंक्शनल यूनिट नंबर निकल आएगा ना, जो हमने ऑप कोड बनाए थे ऑपरेशन में, उसी किस्म के थे, ऐड 0 है, मल्टीप्लाई 1 है, तो वो बिजी बिट आई। अगर वहां पर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि फंक्शनल यूनिट। ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन की डेस्टिनेशन थी, अगर उसको उठाकर मैं एक मार्क्स लगा दूं तो इससे मुझे पता चल गया राइट आफ्टर राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर इधर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है राइट आफ्टर राइट आ रहा है, ठीक है। और रीड आफ्टर राइट के लिए मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये देखना है कि पुरानी इंस्ट्रक्शन किसी ऐसे रजिस्टर पे तो नहीं लिखवा रही जिसपे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो बेसिकली मैं इधर ही 2 और मार्क्स लगा सकता हूँ, ठीक है। ये समझे पीछे की तरफ लगे हुए हैं डेप्थ में। ये सोर्स 1 है करंट इंस्ट्रक्शन का, यानी कि अगर मेरे पास, मैं बताता हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे पास आई इंस्ट्रक्शन लेट से फ्लोटिंग पॉइंट का ऐड करो, और उसके लिए तुम रजिस्टर 6, रजिस्टर 5 और रजिस्टर 4 लो, ठीक है। तो ये तो था मेरी डेस्टिनेशन, इसको मैंने इस मार्क्स को दे दिया। ये मेरा था सोर्स 1, इसको मैंने इस मार्क्स को दे दिया। ये मेरा सोर्स 2 था, ये मैंने इसको दे दिया। तो अब तीनों मकसद से आउटपुट आ गई। अगर इन सोर्स वाले पे 1 आ रहा है, इसका मतलब है पहले कोई इंस्ट्रक्शन है जिसने अभी तक R5 पे लिखवाया नहीं है, तो रुक जाओ। तो रीड आफ्टर राइट वाला जो काम था कि मैं सोर्सेज को कंपेयर, अगर कोई पहले इंस्ट्रक्शन R4 पर लिखवा रही थी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 पे लिखवा रही थी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। कोई R6 पे लिखवा रही थी जो हमारी डेस्टिनेशन है, तो उस पर आ रही तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो राइट आफ्टर राइट इधर हो गया, राइट आफ्टर रीड तो आना ही नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो था वो ऐड था, ऐड का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो भी फंक्शनल यूनिट नंबर जो आ रहा था वो मैंने इस जगह पर दिया। तो यहाँ पर ऐड का बिजी का सिग्नल आ रहा था, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, जिनका भी, तो ये बता देगा कि क्या ऐड वाला यूनिट बिजी है कि नहीं। अगर इन चारों में से कोई एक भी 1 आ गया, इसका मतलब है कि अभी एक कंडीशन रहती है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक हम इसको इशू नहीं कर सकते। या तो वो फंक्शनल यूनिट बिजी है, या उस जो मुझे सोर्सेज चाहिए उस पर कोई और इंस्ट्रक्शन अभी लिखवा रही है, या जिधर मैं लिखवा रहा हूँ उधर अभी कोई और इंस्ट्रक्शन लिखवा रही है। तो अगर मैं इन सारों को पकड़ के और कर दूँ, ठीक है, ये और गेट समझे लगा हुआ है, मेरी ड्राइंग ज़रा बोर्ड में इसकी निस्बत बेहतर होती है, लेकिन 12, तो ये इनमें से कोई एक और कर दूं और इधर 1 आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक प्रॉब्लम है और हमें अभी इशू नहीं करना चाहिए। अगर ये 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि हम इंस्ट्रक्शन को इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको और के बजाय नॉर कर दूं तो सीधा अगर 1 आ रहा है तो बस इशू कर दूं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है स्कोर बोर्ड, ठीक है। तो स्लाइड में आगे मैं इनको अब इरेज कर देता हूँ। तो ये जो बताया हुआ है, यही 4 चीज़ें बताई हुई हैं कि राइट आफ्टर रीड आ ही नहीं सकता। ये जो मैंने मार्क्स लगाया था सोर्स 1 और सोर्स 2 पे, ये वो वाला मार्क्स है जो डेस्टिनेशन पे है। ये हमारा फंक्शनल यूनिट के ऊपर जो मार्क्स लगा हुआ था, ये हमारे 4 मार्क्स लगे। तो हमारे हार्डवेयर में ये सपोर्ट आ गई कि हम ऑब्वियसली इसके अलावा भी सपोर्ट चाहिए, बिजी का सिग्नल भी जनरेट करना है, फंक्शनल यूनिट में भी ये सपोर्ट होनी चाहिए कि वो करे, फंक्शनल यूनिट को लैच भी करना है चीज़ों को, वो हो। लेकिन अदरवाइज मैंने एक बिट वेक्टर बना दिया, उस पर लिखवाने और पढ़ने के हार्डवेयर डिज़ाइन कर लिया, तो ये मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो ये कहलाता है स्कोर बोर्ड, ठीक है। स्कोर बोर्ड फॉर इन ऑर्डर इश्यूज, लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन हमने अलाउ कर दी। इंस्ट्रक्शन हमारी अब बेशक आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमने पहले से मेक श्योर कर लिया कि अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट हुई भी सही तो कोई मसला नहीं आएगा। इसके अंदर वैसे अगर टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ हमने नहीं डिस्कस की, जो शुरू के 4 क्वेश्चन थे उनमें से 3 किए, क्योंकि रीड आफ्टर राइट और इन दोनों को हमने 2 लाइनों में लिखा था, तो आगे भी 4 नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में ये 5 बन जाते। तो ये वाला स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट को हमने डिस्कस नहीं किया। स्कोर बोर्ड में फिलहाल हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि हमारी एक से ज़्यादा राइट की सपोर्ट है, वरना हमें इसको भी मेक श्योर करना चाहिए कि राइट बैक 2 इंस्ट्रक्शन सेम साइकिल में ना हो। ये आपकी एक टिपिकल अब एग्जाम्पल है,
ठीक है। और इस किस्म के तकरीबन हमेशा ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है इससे। मेरा ख्याल है कि 90% ऑफ द टाइम ये आ जाता है। तो इसको आप अगर साथ साथ फॉलो करें तो इट्स अ गुड थिंग। मैं प्रॉब्ली इससे मिलती जुलती एक आध असाइनमेंट भी अपलोड कर दूँ। तो ये आपका जो है ना वही स्कोर बोर्ड थोड़ा सा आपको एक तरह का टेबल बनाकर उसको हम चलता हुआ दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने वो मार्क्स नहीं बनाए और वो बिट वेक्टर नहीं बनाए, बल्कि हमने हम इसमें लिख देंगे कि कौन कौन सा जो हमने पहले बनाया था ना, समझे ये उस किस्म की चीज़ है। ठीक है, जो हमने जब हमने ये वाली चीज़ बनाई थी ना, तो ये तकरीबन इस किस्म की चीज़ है। सिर्फ सोर्स वाली फील्ड की जरूरत नहीं है, तो ये इस किस्म की चीज़ है। तो हमने किया क्या हुआ इसके अंदर, हमने कहा है कि हमारा लेट्स से के डिवाइड, ये नीचे जो लिखा हुआ कोड है ये हम चलाना चाह रहे हैं, ये वाला है। ठीक है, कि पहले हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, फिर लोड, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर सब्ट्रैक्ट, और ये उसके जो भी रजिस्टर एक्सेस हो रहे हैं। हमारे पास जो इंटीजर यूनिट है वो एक साइकिल ले रहा है। ये 1 जो इधर डला हुआ है ये शो कर रहा है कि ये एक साइकिल है। और लोड स्टोर भी हम अज्यूम करेंगे इंटीजर यूनिट का पार्ट। ऐड, फ्लोटिंग पॉइंट का ऐड हम अज्यूम करें एक साइकिल ले रहा है, मल्टीप्लाई 3 साइकिल ले रहा है, डिवाइड 4 साइकिल ले रहा है। और सारी इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो अपनी एग्जीक्यूशन के बाद राइट बैक स्टेज में जाती है, तो एक साइकिल राइट बैक का भी लग रहा है। तो हम ये वाला नीचे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये चलाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन आई, अच्छा इधर ज़्यादा खाने क्यों बने हुए हैं, 3 स्टेजेस हैं तो हमने ये 3 साइकिल शो किए हुए। ठीक है, डिवाइड के 4 साइकिल्स की है तो हमने 4 साइकिल में, तो हम अगर F6 पहली दफ़ा आया है तो हम कहेंगे कि F6 पर ये लिखवा रहा है, तो अगले साइकिल में हम इसको एक आगे मूव कर देंगे ये शो करने के लिए कि एक साइकिल गुजर गया। ठीक है, तो हार्डवेयर में शायद इसके लिए अलग से इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हम इसको शो करने के लिए हार्डवेयर में तो हमने देख लिया था कि हम वो बिट फैक्टर बना लेंगे, लेकिन इधर ये वाला जो ग्राफ है ये आपको अच्छे तरीके बताता है कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो पहली इंस्ट्रक्शन आई डिवाइड की। सो डिवाइड की इंस्ट्रक्शन आई, वो पहली थी, वो तो किसी पे डिपेंड नहीं करती थी, तो हमने उसको इशू कर दिया। तो टाइम जो आपका जा रहा है ना वो टॉप से बॉटम की तरफ टाइम बढ़ा है। तो ये साइकिल है, साइकिल 0, साइकिल 1, साइकिल 2, इस तरह 0 चले। तो पहले साइकिल में आपने इंस्ट्रक्शन 1 इशू कर दी जो F6 पे लिखवा रही थी। अब इसको 4 साइकिल लगेंगे कंप्लीट होने में। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने जो पहले अभी थोड़ा सा पढ़ा था, हमने जो सी भी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं सब जिस रजिस्टर पर लिखवा रही हैं उनकी डेस्टिनेशन, उसको हमने उस बिट वेक्टर में लिखवाना था। ठीक है, तो ये जो हमने F6 लिखा हुआ है ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो बिट वेक्टर है WP राइट पेंडिंग वाला, उसकी जो 6 नंबर वाली बिट है उधर हमने 1 लिखवा दी। ठीक है, और ये अगले 4-5 साइकिल तक लगा रहेगा। इंस्ट्रक्शन 2 जो है उसका इसके साथ कोई हैजर्ड है क्या, राइट आफ्टर रीड, राइट आफ्टर राइट कुछ है क्या? हम इसको देखेंगे कि जो ये लिखवा रहा है इसने F2 पर लिखवाना है, F2 पर लिखवाना है, वो इसने F6 पर लिखवाना है, तो इसका मतलब ये तो मैच नहीं करते, इसका मतलब कोई हैजर्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसने जिस रजिस्टर को पढ़ना था, ठीक है, इसने जिस रजिस्टर को पढ़ना था वो था आपका R3, वो भी इस पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब है अगले साइकिल में फंक्शनल यूनिट भी इसका डिफरेंट था, तो इसका मतलब है कि इसको हम इशू कर सकते हैं। तो हमने अगले साइकिल में I2 इशू कर दी। अच्छा, जब भी इंस्ट्रक्शन इशू होगी तो हम अपना ये जो राइट पेंडिंग रजिस्टर है ना इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बिट पे भी 1 लिखवाएंगे। तो अगर ये F2 पर लिखवा रही थी तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो F2 नंबर वाली बिट थी उधर भी जाकर मैंने 1 लिखवा दी। ठीक है, विच इज शोन हियर बाय दिस थिंग। यहाँ पर हमने बिट वेक्टर के बजाय लिखा हुआ है कि F6 पे भी 1 आ रहा है, F2 पर भी 1 आ रहा है। ठीक है, और इधर हमने इंटीजर वाले हिस्से पे ये जो थी हमारी ये वाली जगह, यहाँ पर हमने क्योंकि ये इंटीजर और मेमोरी को हमने कहा था सेम है, तो हमने इस जगह पे कह दिया कि ये F2 पर, और इसकी हमने कहा कि एक साइकिल की लेटेंसी है, इधर ऊपर 1 लिखा। अच्छा, अब अगली जो इंस्ट्रक्शन है वो मल्टीप्लाई की है, ये डिपेंड कर रही है F2 पर, तो इनका रीड आफ्टर राइट हैजर्ड आता है। इसका मतलब है कि मैं सोर्स को जाके चेक करूंगा, सोर्स इससे मैच करेगा तो मैं कहूँगा नहीं ये भी इशू नहीं हो सकती, तो ये अगले साइकिल में इशू नहीं हो सकती जब तक I2 खत्म नहीं हो जाती। तो I2 एक साइकिल की थी, एक साइकिल गुजरेगा तो ये राइट बैक पे आ जाएगी, राइट बैक पे आ जाएगी तो I2 कंप्लीट होगी। अगले साइकिल में इसका मतलब है F2
इस जगह पर नहीं होगा, F2 को भी हम इधर से रिमूव कर देंगे। तो ये रिमूव हो गया, तो इसका मतलब है अगले साइकिल में I3 इशू की जा सकती है, बिकॉज I3 ने जिसको रीड करना था वो F2 भी अवेलेबल है। F4 जो है वो तो वैसे ही पहले ही कहीं कोई राइट करवा ही नहीं रहा था, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ना ही F0 का कोई राइट आफ्टर राइट का एजर्ट था, तो हम इसको इसका मतलब है इशू कर सकते हैं। जब इशू करेंगे तो इसका मतलब है वो जो पेंडिंग राइट वाला रजिस्टर है उसमें F0 पे 1 लिखवाना है, जो हमने इधर शो किया हुआ है कि F0 पर भी लिखा जा रहा है, F6 पर भी लिखा जा रहा है, ठीक है। सो ये इंस्ट्रक्शन थी मल्टीप्लाई की, ये 3 साइकिल लेगी। इतनी देर में जो 4 साइकिल क्योंकि गुजर गए हैं तो हमारी डिवाइड की इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। तो अगले साइकिल में वो राइट बैक होगी, और इससे अगली इंस्ट्रक्शन हमने सोचना ही है कि क्या अगले साइकिल में F4 ये जो I4 है क्या ये इशू हो सकती है कि नहीं। सो I4 जो है वो F6 को रीड कर रही है और F6 अभी लिखा नहीं गया, ठीक है। तो इधर आपका रीड आफ्टर राइट एजर्ट आता है, तो इसका मतलब है कि ये तो अभी इशू नहीं हो सकती। इसके अलावा ये F2 को भी रीड कर रही थी, लेकिन F2 इस वक्त कहीं पे डेस्टिनेशन वालों में नहीं है, इसका अंदर उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, और F8 इस पर राइट करवा रही थी, उस पर भी कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो सिर्फ F6 की डिपेंडेंस है। अगर F6 की डिपेंडेंस रिजॉल्व हो तो I4 इशू की जा सकती है। तो F6 जो है वो कंप्लीट तो हो गया, अगले साइकिल में लिखा जाएगा। तो इस साइकिल में लिखा गया, तो ये जो अंडरलाइन करके लिखा हुआ है ये शो कर रहा है कि अब I1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो कंप्लीट हो गई, तो अगले साइकिल में अब F6 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। F6 रिमूव हो जाएगा तो ये इसकी जो डिपेंडेंस थी ये भी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से रुकी थी। तो इसका मतलब अगले साइकिल में हम I4 को इशू कर सकते हैं। तो D5 में हमने I4 को इशू कर दिया। इशू करेंगे तो ये F8 पे लिखवा रही है, तो हम 8 नंबर वाली बिट को 1 इसमें करेंगे, या इन अदर वर्ड्स हमने वो शो करने के लिए इधर बताया हुआ है। F6 अब इधर से खत्म हो गया क्योंकि वो तो कंप्लीट। F0 पर अभी लिखा जाना बाकी है, F8 पर लिखा जाना है, तो पेंडिंग राइट आपके F0 और F8 के ऊपर चलेगी। तो ये हमारा I4 इशू होगी। I4 इशू हो गई, इससे अगले साइकिल में हम देखना है कि I5 इशू कर सकते हैं कि नहीं। I5 जो है वो F0 पर डिपेंड कर रही है और F0 अभी लिखा नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे पेंडिंग राइट जो रजिस्टर्स हैं उन पे अभी आ रहा है, तो इसका मतलब है अभी इससे अगली इंस्ट्रक्शन इशू नहीं हो सकती। अगले साइकिल में हम उसको राइट बैक करेंगे तो उससे अगले में अवेलेबल हो जाएगा F0। F0 तो हो गया, दूसरी डिपेंडेंस इसकी F6 पे है, तो F6 भी यहाँ पर कहीं पे नहीं है। F8 पे F10 पे है, F10 भी यहाँ पे कहीं पे नहीं है। इसका मतलब है कि अगले साइकिल में हम इसको इशू कर सकते हैं, तो हम I5 को इशू कर देंगे। I5 इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट की थी, तो हमने एडर सब्ट्रैक्टर वाले ब्लॉक में इसको कर दिया। फ्लोटिंग पॉइंट एडर सब्ट्रैक्टर अमूमन बल्कि इंटीजर का भी एक ही ब्लॉक होता है जो कि जिससे ऐड भी हो जाता है सब्ट्रैक्ट में। अच्छा, ये F10 पे लिखवा रही थी, तो हमने पेंडिंग राइट रजिस्टर की 10 नंबर वाली जो बिट थी उसको 1 किया, या जिसको इधर हमने शो किया हुआ कि F8 और F10 के ऊपर इस वक्त पेंडिंग राइट बाकी। तो I5 चल पड़ी, जिसकी एक साइकिल की लेटेंसी थी। इसके बाद I6 थी, वो डिपेंड कर रही थी F8 पे, तो F8 अभी लिखा नहीं गया, तो इसको वेट करना है, ठीक है। और वैसे जो F2 और F6 हैं वो तो वैसे मैच नहीं करते, तो उन पर कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें वेट करना है जब तक F8 पे लिखा ना जा सके। एक साइकिल गुजरेगा, F8 इधर आएगा, अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई, अगले साइकिल में भी हम इसको इशू नहीं कर सकते। लेकिन उतनी देर में हमारी I5 कंप्लीट हो गई, तो हमने कहा ये कंप्लीट हो गई, तो अगले साइकिल में F10 खत्म हो जाएगा। इससे अगले साइकिल में F8 राइट बैक होगा। अब उससे अगले साइकिल में हमारे पास अब F8 क्योंकि खत्म हो गया, तो अब हम अगली इंस्ट्रक्शन इशू ऐड कर सकते हैं, और वो भी एक साइकिल बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी I6 कंप्लीट हो। तो टिपिकली जो एग्जाम क्वेश्चन आता है उसमें इस किस्म का कोई सीक्वेंस दिया होता है। आपने जब भी कोई नई इंस्ट्रक्शन इशू करनी है तो आपने 3 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ ये कि सोर्स 1 तो नहीं मैच कर रहा पेंडिंग राइट वालों से, सोर्स 2 तो नहीं मैच कर रहा, डेस्टिनेशन तो नहीं मैच कर रही है। अगर इनमें से कोई चीज़ भी मैच कर रही है तो आपने इंस्ट्रक्शन इशू नहीं करनी, अगले साइकिल का इंतज़ार करें जब तक वो कंडीशन ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। दूसरा आपने ख्याल रखना है कि फंक्शनल यूनिट बिजी है कि नहीं, ठीक है। तो अगर फुली पाइपलाइंड हो, अब जिस तरह इस एग्जांपल में बताया नहीं गया, ठीक है, कि क्या डिवाइडर जो था वो पार्शली पाइपलाइंड था या फुली पाइपलाइंड था। अगर आपको कहा हो कि ये अनपाइपलाइंड है, तो इसका मतलब है कि अगले 4 साइकिल में इसको नया डाटा नई डिवाइड की इंस्ट्रक्शन हम नहीं दे सकते। अगर ये पाइपलाइंड कहा गया हो तो इसका मतलब है कि आप बेशक डिवाइड की इंस्ट्रक्शन दे दें अगर उसका कोई और हैजर्ड नहीं आता, ठीक है। तो इसी तरह राइट बैक के मुतालिक भी इधर नहीं बताया हुआ, लेकिन राइट बैक कोड अगर एक है तो फिर आपको इंस्ट्रक्शन इशू नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी बात का क्वेश्चन में भी चीज़ कोई रह गई होती है, तो आप उधर अपनी अजम्पशन लिख दें कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि राइट बैक कोड 2 है या अनपाइपलाइंड है या पाइपलाइंड है, तो फिर एक
दो लोगों ने डिफरेंट भी किया हो तो वो दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पहली टेक्निक थी कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर पाइपलाइन, जिसमें हम इन ऑर्डर ही इंस्ट्रक्शंस इशू हो रही थी और इन ऑर्डर ही कंप्लीट हो रही थी। दूसरी टेक्निक हमने पढ़ी स्कोर बोर्ड, इसके अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर इशू हो रही है, यानी पहले 1 हो रही है इशू, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, लेकिन कंप्लीशन इन ऑर्डर नहीं है। कंप्लीशन का ऑर्डर फर्क हो सकता है, इंस्ट्रक्शन 2 1 से पहले हो गई तो ये हमने देखा है, और इसी तरह आपकी जो आगे वाली 5 जो है ये भी 4 से पहले होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन हमने अलाउ करती, लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें एक पेंडिंग राइट रजिस्टर बनाना पड़ा, हमें हर फंक्शनल यूनिट से बिजी की बिट चाहिए थी, और उसको हमने कंपेयर किया अपनी करंट इंस्ट्रक्शन के सोर्स से, डेस्टिनेशन से, और उसके बाद हमने इसको शुरू किया। तो ये अगर हम डाल दें अपने प्रोसेसर में तो हमारा प्रोसेसर इन ऑर्डर इशू आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन वाला बन जाएगा स्कोर बोर्ड में। अच्छा, अभी अगर हम देखें तो हम इशू इन ऑर्डर ही कर रहे हैं, यानी इंस्ट्रक्शन 2 किसी वजह से अगर इशू इस पे कोई आगे वाली इंस्ट्रक्शन डिपेंड कर रही थी तो वो इशू नहीं होगी, ठीक है। अगर ये फंस गई है, कंप्लीट नहीं हुई, तो कंप्लीशन पे अगर डिपेंड कर रही थी तो आगे वाली इंस्ट्रक्शन को इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा केस है कि हमारा ये हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चल रही है। लेट्स से हमने 2 लोड किए, पहला वाला तो कैश हिट हो गया, दूसरा वाला कैश मिस हो गई। तो कैश मिस हुई तो हमें लंबी फकी पड़ी, वेट करना पड़ा, ठीक है। वो जो हमें वेट करना पड़ा उसकी वजह से इंस्ट्रक्शन 1 जो थी वो इंस्ट्रक्शन 2 जो थी वो कंप्लीट काफ़ी देर बाद हुई, क्योंकि इंस्ट्रक्शन 3 डिपेंडेंट थी इंस्ट्रक्शन 2 पे। यानी यहाँ पर हमें F4 ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है, जो कि यही चीज़ हमारे पास इधर एरो से भी नज़र आ रही है कि हमारा जो 2 से 3 को एरो जा रहा है, ठीक है। तो ये रेड एरो जो है ये रीड आफ्टर राइट को शो करें, तो इसका मतलब है कि हम 3 नहीं चला सकते थे। लेकिन अगर 3 नहीं चला सकते थे तो हम कोई और इंस्ट्रक्शन चला लेते, लेकिन हम चूंकि इन ऑर्डर इशू कर रहे हैं, स्कोर बोर्ड में हमने इशू को इन ऑर्डर रखा हुआ था, तो उसकी वजह से आगे की भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चल सकी, ठीक है। तो इसको भी किसी तरह अगर हम रिजॉल्व कर लें तो शायद कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए, यानी यहाँ पर अगर 3 नहीं चल सकती तो हम 4 चला लेते, ठीक है, तो शायद कोई फ़ायदा हो जाता, ठीक है। तो अगर हम आउट ऑफ ऑर्डर इशू करना चाहिए, यानी जो अभी तक जो हमने किया था कंप्लीशन आउट ऑफ ऑर्डर अलाउ कर दी थी कि इंस्ट्रक्शन कंप्लीट बेशक कर दी ऑर्डर में, हम शुरू में ही देख लेंगे इशू करते हुए कोई मसला तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन भी अलाउ कर दें, सॉरी आउट ऑफ ऑर्डर इशू भी अलाउ कर दें तो क्या करना पड़ेगा। सो आउट ऑफ ऑर्डर इशू अगर अलाउ करनी है तो इशू स्टेज के ऊपर आपका एक कोई बफर बनेगा, जो इशू स्टेज बफर है, जो कि एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके बैठा हो। यानी अभी तो हम इन ऑर्डर कर रहे थे तो एक एक करके इशू कर रहे थे, यहाँ पर फिर एक नहीं रहेगा बल्कि हमें एक बफर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक फंसी है तो हम उससे अगली इंस्ट्रक्शन को इशू करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि वेट कर रही है इशू के लिए। डिकोड जो है वो अगली इंस्ट्रक्शन इसमें ऐड कर देगा कि अगर इसमें स्पेस है, अगर लेट से हमने 10 का 15 का या 16 का बफर बनाया हुआ है, तो 16 का बफर बनाया हुआ है तो अगर उसमें स्पेस है, अगर 16 की 16 अभी तक इशू नहीं हुई तो आपका डिकोड स्टेज इसमें इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके पुश करता जाएगा, ठीक है। और डिकोड ही चेक कर लेगा कोई राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड तो नहीं हैजर्ड आ रहा, ठीक है, और इनको इशू कर देगा। राइट आफ्टर रीड हमने पहले देखा था कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप पॉसिबल है, मैं भी इसको डिस्कस करता हूँ। और जिस इंस्ट्रक्शन का रीड आफ्टर राइट हैजर्ड नहीं आ रहा होगा उसको इशू स्टेज आगे फॉरवर्ड कर देगी। यानी ये दोनों जो इशूज हैं ये रिजॉल्व करना हमने डिकोड के जिम्मे डाल दिया, और जो रीड आफ्टर राइट है वो फिर आपकी इशू स्टेज खुद हैंडल कर लेगी, और अगर नहीं आ रहा कोई इशू तो हम इसको डिस्पैच कर देंगे कि ठीक है तुम चलना शुरू हो जाए। सो जब कोई राइट बैक होगा तो फिर आपकी अगली इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है, इनेबल। अच्छा, अब राइट आफ्टर रीड क्यों स्टिल प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। पहले हमने ये किया था, हमने कहा था कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के ने लैच कर ली है अपने पास तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उस वक्त हम ये मेक श्योर कर रहे थे कि अगर पहले डिवाइड की इंस्ट्रक्शन आई है, बाद में मल्टीप्लाई की आई है, और मल्टीप्लाई उसी जगह पे लिखवा रही है जहाँ डिवाइड रीड कर रहा है, तो ये कम से कम इशू इन ऑर्डर होंगी। तो डिवाइड जो है उसने अपने पास वो वैल्यूज लैच कर चुका होगा, इसलिए बाद में मल्टीप्लायर उस पर लिखवा भी दे तो रीड आफ्टर राइट, सॉरी राइट आफ्टर रीड जो है ना
वो हमको तंग नहीं करेगा बिकॉज उसने तो वैल्यूज उठा ली। अब क्योंकि हम आउट ऑफ ऑर्डर इशू कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि डिवाइड या जो भी इंस्ट्रक्शन जिसने लैच भी करना था वो किसी वजह से इशू ही ना हो सकी हो किसी और हैजर्ड की वजह से, और हमने मल्टीप्लाई पहले इशू कर दिया। तो अगर हमने पहले इशू कर दिया तो अब हमारा राइट आफ्टर राइट या राइट आफ्टर रीड वाला प्रॉब्लम स्टिल आ सकता है, क्योंकि मैंने इसको अपडेट कर दिया अगर रजिस्टर को, तो ये वाले को तो पुरानी वैल्यू मिलेगी। तो हमें मेक श्योर करना है कि ये वाले हैजर्ड ना आए, और ये हमने डाल दिया है डिकोड स्टेज की जिम्मेदारी कि आपने राइट आफ्टर राइट को भी देखना है और राइट आफ्टर रीड को भी देखना है, और इशू की जिम्मेदारी डाल दी है कि अगर रीड आफ्टर राइट नहीं आता तो आप इसको चला दें। और बफर हमने कहा हुआ है कि हमारा इशू स्टेज के ऊपर एक अब सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि एक बफर रखा हुआ है जिसमें से मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है, और उनमें हमारे पास ऑप्शन है कि किसको चला दें। ठीक है, अच्छा तो लेट्स से कि मैं आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट कर भी देता, तो ये स्लाइड ये बता रही है कि अगर ये वही एग्जांपल है जो हमने कही थी कि जिसमें हमने कहा कि लेट्स से इस केस में हमारी कैश मिस होगी और हमें लॉन्ग लेटेंसी बढ़ गई। अगर मैं ये किसी तरह रिजॉल्व कर लेता और स्टिल मैं 4 को एग्जीक्यूट कर भी लेता तो हमने फिर फंस जाना था, क्योंकि 4 के बाद 5 जो है उसकी 3 पे डिपेंडेंस थी, तो 3 ने तभी चलना था जिस वक्त 2 चलेगी, तो जो 2 की जो लेटेंसी आई है वो फिर 5 को नहीं चलने देगी, और स्टिल हमें टाइम तो तकरीबन उतना ही लगा। तो हमें सिर्फ आउट ऑफ ऑर्डर इशू से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, एक और मसला भी इसके अंदर है। वो वाला मसला क्या है? वो वाला मसला अगर आप इधर गौर करेंगे वो असल में ये वाला है कि इन दोनों के दरमियान जो हमारी डिपेंडेंस आ रही है, जो 3 और 5 के ऊपर आ रही है, वो राइट आफ्टर राइट की है। और राइट आफ्टर राइट क्या है कि हम ये भी F4 पर लिखवा रही है, ये भी F4 पर लिखवा रही है। अगर ये F4 के बजाय F5 पे लिखवा देती तो फिर ऑब्वियसली अगली इंस्ट्रक्शंस भी जो यूज़ कर रही होती वो भी F5 से उठा लेती उसको, तो ये वाला हैजर्ड ख़त्म हो जाना था, और ये जो 5 इंस्ट्रक्शन थी ये इस जगह पर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जानी थी, बिकॉज 5 असल में उस पर डिपेंड नहीं कर रही 3 पे। 5 का प्रॉब्लम ये है कि 5 और ये जो F4 है ये रीयूज़ इसको कर रही है। ठीक है, अगर हम F4 के बजाय कोई और रजिस्टर यूज़ कर ले तो ये मसला ना होता, लेकिन मसला ये होता है कि मतलब हमारे पास काफ़ी पुराने प्रोसेसर्स भी हैं, उनके अंदर होते ही 5-5, 6-6 रजिस्टर होते थे फ्लोटिंग पॉइंट के, तो अब उनको कैसे रिजॉल्व करें। ठीक है, तो ये मसला फिर असल में रजिस्टर रीयूज़ की वजह से बन रहा है कि हमारे जो रजिस्टर्स हैं उनको बार बार इस्तेमाल करने की वजह से हार्डवेयर में हमें यहाँ पर रुकना पड़ा है। अगर हम ये भी हल कर लें, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये अगली स्लाइड में ये लिखा है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स है बेसिकली ये हमें लिमिट कर रहा है। अगर ज़्यादा रजिस्टर होते तो हम F4 के बजाय कोई और यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम F4 के बजाय इधर F4 डैश लिखा हुआ अगर वो यूज़ करते तो यहाँ पर 4 भी चल जाती, 5 चल जाती, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ साइकिल्स की बचत हो जानी थी। ठीक है, तो ये जो हमारी एंटी डिपेंडेंस है या कहते हैं आउटपुट डिपेंडेंस है, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम रजिस्टर किसी तरह रीयूज़ कर सकें, रीयूज़ कह रहा हूँ, रजिस्टर्स ज़्यादा कर सकें। ठीक है, तो मैं वापस पिछली स्लाइड पे आता हूँ, तो अब कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक्चुअली ये काफ़ी इवन इन 1967 ये काम हो चुका था, ये फिर कुछ अर्से ठंडा पड़ गया कुछ वजह से, और अब दोबारा रीयूज़ होता है ये। टॉमासुलो जो है, रॉबर्ट टॉमासुलो, उसने उस ज़माने में ही ऑन द फ्लाई रजिस्टर रीनेमिंग सजेस्ट की थी। ऑन द फ्लाई रजिस्टर रीनेमिंग का मतलब ये है कि आपका हार्डवेयर इन रजिस्टर्स को रीनेम कर दें। ठीक है, ये जो हमारा F4 की डिपेंडेंस इधर आ रही थी इस जगह पर कि यही F4 है, ये भी F4 है, तो इसको हार्डवेयर किसी तरह रीनेम कर दें। अच्छा, ऐसा करते हैं कि टॉमासुलो को पढ़ने से पहले हम नमाज की 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, राइट, और फिर हम नमाज के बाद इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ओके सर। कितने लोग वैसे आ गए? एक मिनट, रिकॉर्डिंग को रोक दूँ यहाँ पर, है ना?